हेलो दोस्तों, तो आइए हम लोग आज अपने PT 365 इकोनॉमी वाले सीरीज़ को आगे बढ़ा कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट दो लेक्चर में हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 करके फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को दोनों को दो भाग में कंप्लीट किया। तो अब आज हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यूज़ में है। तो आइए सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के कंपोजिशन को देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काउंसिल, तो इसमें इसके चेयरपर्सन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी कौन है? सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी अभी इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काउंसिल की चेयरमैन। उसके बाद इसके सब कमेटी का चेयरपर्सन RBI के गवर्नर मीन्स अभी शक्तिकांत दास है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके टेक्निकल ग्रुप, ये इसका कंपोजिशन क्या है। तो इस काउंसिल में ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं देश में, इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी स्पेशल कुछ पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबको इंक्लूड किया गया है। तो इसमें यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, जैसा कि आपको पता होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करने का काम करता है। और यहाँ आप देख सकते हैं रेगुलेटरी बॉडीज लाइक बैंकिंग का रेगुलेटरी बॉडी RBI, SEBI स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हो गया, IRDAI ये आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गया, PFRDA ये आपका प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टीज NPCI और SRO, DFI, NGO एट्सेट्रा ये सब है। तो इसका मेन इस काउंसिल का क्या इम्पोर्टेंस है या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम लोग देखेंगे इसका सबसे बड़ा काम क्या है। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म पे है, तो इसका एक तो ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि सारे डिपार्टमेंट या सारे बॉडीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। और उसके बाद इनका कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है, जैसे इन सारे रेगुलेटरी की सेक्टर स्पेसिफिक सच एज एजुकेशन, फिर सपोर्टिंग NCFE, उसी तरह कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, पेमेंट सर्विस से रिलेटेड और भी जो है, तो वो इनका, और ये रेगुलर मीटिंग करते हैं। तो उससे RBI गवर्नर से लेके फाइनेंस मिनिस्टर सब उस बॉडी में होते हैं। तो इसमें देश की इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे किस तरह क्या चैलेंजेज हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हैं, वो डिस्कस होता है। तो ये इनका रिपोर्ट बाय एनुअल आता है। इनका रिपोर्ट जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एनुअली नहीं आके बाय एनुअल मतलब 2 साल में एक बार आता है कि उसमें रिफ्लेक्ट। तो इस साल का जो बाय एनुअल रिपोर्ट आया है उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रेजिलियंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम पे कुछ रिस्क देखा गया है COVID-19 के इम्पैक्ट की वजह से। अब हम लोग आते हैं उसके बाद के टॉपिक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसमें कहा गया है कि ऑल एस्टिमेट किया गया है कि जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनका 8.5% से बढ़ के 12.5% होने का चांस। उसी तरह NBFC के शेयर मार्केट में शेयर घटने से इनको कुछ पोटेंशियल रिस्क नज़र आ रहा है। उसी तरह ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स का कुछ रिस्क है। तो इस तरह हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काउंसिल देख लिया। अब आते हैं उसके बाद क्या न्यूज़ है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, तो NSFE, इसमें एक्चुअली देश में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए एक 5 ईयर का नेशनल स्ट्रेटजी बनाया गया था NSFE के अंडर में। तो इसमें 2020 से 2025 तक का टारगेट है। इसमें फर्स्ट पीरियड 2013 से 18 तक हुआ था। अब सेकेंड पीरियड अभी इन्होंने 20 से 25 तक शुरू किया। तो इसमें प्रमोटर सारी लगभग रेगुलेटरी बॉडी हैं, RBI, SEBI, IRDA, PFD सब। उसके बाद इसमें इनका एक टेक्निकल ग्रुप है फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके, NSFE, वही ये फाइनेंशियल लिटरेसी का। ये आप देखेंगे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ स्टाइपेंड दे के 2000-2500 आपको फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित चीज़ों को सिखाते हैं।
तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एनसीएफई किस तरह इसने देश के फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में अपने योगदान दिया है। अभी इनका लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया है उसमें फाइंडिंग किया गया कि 27% जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है पॉपुलेशन वो उनको फाइनेंशियल लिटरेट है OECD कंट्री के रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद अभी रियल रूरल इंडिया और में लोअर ग्रुप 50 को इनका सबसे ज़्यादा मेन टारगेट है उन्हें फाइनेंशियल लिटरेट करना। तो इस तरह इनका सर्वे एक निकलता है। उसके बाद हम लोग आते हैं देखते हैं पेमेंट सिस्टम। तो इंडिया में जैसा कि आपको पता होगा पिछले 4-5 सालों में डिजिटल पेमेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। तो इसके पीछे अगर आपको कहा जाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका कंट्रीब्यूशन है तो इसमें आप NPCI का नाम ले सकते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रमोट 10 बैंकों के द्वारा मिलके किया जाता है। उसमें SBI, PNB, HDFC एट्सेट्रा ये सब बैंक है। और एक्चुअली NPCI ही भीम ऐप, UPI, फिर रुपे कार्ड या IMPS जितने भी डिजिटली ट्रांजैक्शन अभी हैं तो उनका बैकबोन अभी NPCI है। तो अभी इंडिया में एक्चुअली रिटेल सेक्टर में जो भी पेमेंट होता है उसमें 60% अभी यहाँ देख सकते हैं आप 60% उसमें रिटेल में पेमेंट सिस्टम में NPCI का ही है। तो इस तरह ये एक टू बिग टू फेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया ये। तो इसमें ये एक सोल अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट की तरह इसे देखा जा रहा है। तो इस तरह RBI ने एक अभी फ्रेमवर्क अम्ब्रेला फ्रेमवर्क बनाने का रिकमेंडेशन दिया है कि जिससे कि किसी मोनोपोली किसी ऑर्गेनाइजेशन का आगे चल के नहीं हो। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत इसे कंपनीज एक्ट के अंडर बनाया गया है। उसके बाद इसका मेन फंक्शन देखते हैं। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में है क्योंकि इसने पाई नाम से एक AI बेस्ड चैटबॉट बनाया है जिस चैटबॉट में हम लोग NPCI के प्रोडक्ट लाइक फास्टैग अभी आप लोगों ने सुना होगा जिसे NH पर टोल टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट करने का ऑनलाइन एक ये प्रोग्राम था। तो फास्टैग, रुपे, UPI, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ए रियल टाइम बेसिस। तो इन सब के बारे में इस पाई नाम से एक चैटबॉट पाई आपको पता है मैथमेटिक्स में आप लोग पाई इस तरह एक सिंबल होता था जिसका वैल्यू 3.1 करके था। तो ये पाई नाम से इन्होंने बनाया। तो अब NPCI का ये देख लिए हम लोग। अब उसके बाद एक डाक पे नाम से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिनका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है वो उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसा कि पता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इंडियन गवर्नमेंट का 100% सिक्योरिटी है और RBI उसका काम देखती है। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है भूटान में फेज़ 2 उसका। तो उसके बारे में यहाँ न्यूज़ दिया हुआ है। तो यहाँ एक्चुअली इस टेबल में फिर उसके बाद नेफ्ट, RTGS और IMPS इन तीनों का के बीच का बेसिक डिफरेंस और क्या मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू है, क्या मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू है और क्या पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, सर्विस टाइमिंग, इनवर्ट ट्रांजैक्शन चार्ज एट्सेट्रा ये सब यहाँ दिया गया है। इसके बारे में आप एक बार ज़रूर जान लें। ये एग्ज़ाम पर्पज़ से तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन आपके जनरल लाइफ में ये बहुत काम आ सकता है। कभी भी आपको एक बिग अमाउंट ट्रांसफ़र करना हो तो RTGS जैसे टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा। और यहाँ पे एक और फैक्ट दिया हुआ है कि इंडिया ने रुपे कार्ड कहाँ कहाँ लॉन्च किया है। तो UAE, बहरीन, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया और भूटान जैसे देशों में रुपे कार्ड आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया गया है RBI के द्वारा। तो इसमें एक्चुअली पॉइंट ऑफ सेल और इन सब पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ फंडिंग एलोकेट किया गया है। तो इसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल RBI के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया है और एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड भी एस्टेब्लिश किया गया है लास्ट माइल नेटवर्क रूरल इंडिया में डिजिटली ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए। और ये सब
नंदन नीलेकनी, जैसा कि नंदन नीलेकनी आपने नाम सुना होगा, ये आधार से भी जुड़े हुए थे और इन्फोसिस के को फाउंडर माने जाते हैं। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था इस फंड को इस्टेब्लिश करने का। तो इस तरह हमने ये देख लिया। अब आइए देखते हैं उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये आपको पता है कि गांधीनगर में एक IFSA के अंडर फिनटेक मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसका इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालने के लिए इसे एस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह फाइनेंशियल टेक कंपनी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है और किस तरह वो हमारे लाइफ को आसान बनाती है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद म्यूनसिपल बॉन्ड का डिस्कस किया गया है कि अभी एक लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने BSE में अपना एक म्यूनसिपल बॉन्ड जारी किया है, तो उसी के बारे में यहाँ है। उसके बाद आइए देखते हैं क्या है म्यूनसिपल बॉन्ड के बाद। उसके बाद वेरियस बॉन्ड जो अभी न्यूज़ में, आइए उसको थोड़ा देख लेते हैं। वेरियस बॉन्ड्स कौन कौन से न्यूज़ में है। 4-5 बॉन्ड की बात की गई है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, श्योरिटी बॉन्ड, कंसोल बॉन्ड, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। तो इस तरह हम लोग श्योरिटी बॉन्ड क्या है, लीगली बाइंड्स करता है ये। उसके बाद ये कंसोल बॉन्ड क्या है, एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है बट इसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। तो ये अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में आपने सुना होगा कौन सा बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड। अभी आपने हाल में जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बहुत सुना होगा, क्योंकि हाल में गवर्नमेंट ने, सेंटर ने 5500 करोड़ का जीरो कूपन बॉन्ड पंजाब एंड सिंध बॉन्ड को बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए निकाला था। तो इस तरह गवर्नमेंट ने इसे निकाला है, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो कूपन बॉन्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको थोड़ा देखते हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड इशू एक्चुअली डिस्काउंट प्राइस पे किया जा सकता है और फेस वैल्यू पे आप इसे रिडीम कर सकते हैं। इसमें कोई भी ये नहीं है कि इस बॉन्ड में इंटरेस्ट मिलेगा कर। तो इसमें आप जैसे डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदिएगा और उसे उसके फेस वैल्यू पे बेच दीजिएगा, तो वो जितना भी डिस्काउंट प्राइस पे आप खरीदिएगा तो उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा होगा। ओके, तो ये जीरो कूपन बॉन्ड हो गया। और एक भारत एक्सचेंज ट्रेड फंड, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। भारत एक्सचेंज ट्रेड फंड ये एक्चुअली पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ का एक ओवरऑल एक बास्केट है बॉन्ड्स का, जिसके थ्रू इसकी रेटिंग सबसे अच्छी माना जाती है। AAA रेटेड बॉन्ड है, तो इसमें लॉस की संभावना बहुत ही कम होती है। इंडिया के 5 लार्जेस्ट कंपनीज लार्सन एंड टर्बो, ITC, SBI, एक्सिस बैंक, NTPC सब इसके पार्ट्स हैं। तो इस इंडेक्स का सेक्टोरल कैप 20% है और सिंगल स्टॉक कैप 15% है। तो आप भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड को अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरह हमने इस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड सारे चीज़ों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।